हेलो फ्रेंड्स, निर्माण एकेडमी में मैं शेखर मिश्रा आप सभी का एक बार आज फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी जो संविधान की सीरीज़ लेके चल रहे हैं इसको पूरा प्रॉपर ख़त्म करना है और आपकी पूरी तैयारी करवानी है। तो हम राष्ट्रपति के पहले पार्ट पे अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी ये राष्ट्रपति का पार्ट 2 है हमारे वीडियो में। तो इस पे आप अंतिम तक बने रहिएगा और राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत ही प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा जिससे आप जो है अपनी परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न निश्चित हल कर सकें। तो आज जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि अनुच्छेद 53 में ये कहा गया था कि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है, मैक्सिमम अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है और राष्ट्रपति के सहायतार्थ एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है और राष्ट्रपति उन्हीं के सहयोग से ये कार्य करते हैं। तो इस पे हम मंत्रिपरिषद में चर्चा करेंगे। यहाँ बारी बारी से हम राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख करेंगे। तो पहली शक्ति है उनकी कार्यपालिका की शक्ति, यानी सर्वोच्च कार्यपालिका है राष्ट्रपति। इस कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। तो कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रपति करता है, तो वो हम जानेंगे। उसमें पहला है नियुक्ति की शक्ति। राष्ट्रपति संविधान के बड़े ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है, जैसे उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यहाँ मैं ये भी कह सकता था कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन आपको एक बात समझानी है कि यहाँ प्रसाद पर्यंत पद का उल्लेख है कि जो मंत्रिपरिषद है वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी उनका कोई कार्यकाल नहीं होता। जिनका कोई कार्यकाल नहीं होता वो जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जो राज्य हैं उनके राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति वैदेशिक राजदूतों की, यानी जो हाई कमिश्नर हैं, उच्चायुक्त हैं और राजदूत हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन करता है, जिसका काम यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त शुद्ध आय के बंटवारे की सिफारिश करेगा, यानी पैसे का बंटवारा करवाएगा वित्त आयोग। और प्रति 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ये केंद्र राज्यों के मध्य बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठित की जाती है 263 के अंतर्गत, और इसके गठन का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कर सकता है। कौन सा क्षेत्र अनुसूचित होगा उसकी घोषणा राष्ट्रपति ही करेगा, यानी एससी के लिए, एसटी के लिए कौन सा विशेष क्षेत्र होगा, अनुसूचित क्षेत्र होगा, इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और साथ साथ एससी, एसटी और ओबीसी आयोग के गठन का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो बने हुए हैं, इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये राष्ट्रपति की पहली शक्ति है। कार्यपालिका शक्तियां हैं जिसके अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। आपको इन्हें याद करना है, कहीं से कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरी शक्ति की ओर चलते हैं, विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति जो है, यानी विधायन से संबंधित शक्ति, तो आप सब जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और ये तीनों मिलकर विधायन का काम करते हैं। केवल संसद ही नहीं, केवल लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं, कोई भी विधेयक जो है वो विधि का रूप तब ले पाता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अंतिम स्वीकृति देते हैं। यानी उसे लोकसभा में आप पारित कराएंगे, फिर राज्यसभा में पारित कराएंगे और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और अंततः राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देगा, तब जाके वो कहीं विधि का रूप ले पाएगा।
यानी कानून बनाने की अंतिम शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करता है और सत्रावसान भी। इसको क्लियर कर लीजिए। आहूत करना यानी बुलाना, जब सदन बैठना होगा तो राष्ट्रपति ही उसे बुलाएगा और राष्ट्रपति ही उसकी समाप्ति की घोषणा करेगा। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष जब सदन पहला सत्र चलेगा तो उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, सरकार की बातों को, नीतियों को, निर्देशों को राष्ट्रपति बताएगा। ये अधिकार राष्ट्रपति का है। उसके अलावा राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त जो है अधिवेशन बुला सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। राष्ट्रपति जो है उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 है, यानी 1, 2, 3, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है समझना चाहिए आपको। जब सदन सत्र में ना हो, कानून बनाने का अधिकार सदन को है और सदन सत्र में नहीं है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि कानून बनाना अनिवार्य हो जाए, तब कोई विकल्प होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, ऑर्डिनेंस जारी करेगा, और ये ऑर्डिनेंस उसी कानून की भांति कार्य करेगा जैसे सदन में पारित कानून करता है। और लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था है, जब सदन सत्र में पुनः वापस आएगा तो इसे 6 सप्ताह के भीतर पारित करवाना अनिवार्य है। अगर 6 सप्ताह में पारित होगा तो ये जो है कानून बन जाएगा, और नहीं पारित होता तो ये समाप्त हो जाएगा। ये भी आप जानते रहिएगा। इसके अलावा विधायी शक्ति क्या है राष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति सदन को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जो सरकार है वो उसको बहुमत प्राप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति का है। तो ये सारी उसकी विधायी शक्तियां हैं जिसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम तीसरी शक्ति की ओर चलते हैं, वित्तीय शक्ति। तो वित्त से संबंधित जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं वो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई भी जो धन विधेयक है उसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होती है। ये आप जानते रहिएगा। धन विधेयक के मामलों में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। और इसके अलावा अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है और 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है, और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त एक शक्ति और आप ध्यान रखिएगा कि बजट का उल्लेख है संविधान में हमारे अनुच्छेद 112 में कि जो है उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट नहीं लिखा है वहाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी आगामी वर्ष की आय व्यय का लेखा जोखा, जिसे हम बजट के रूप में आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसे प्रस्तुत करवाने का कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति ही उसे सदन में प्रस्तुत करवाता है, बजट को यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को। अब हम उसकी राष्ट्रपति की चौथी शक्ति की ओर चलेंगे, न्यायिक शक्ति। तो आपको न्यायिक शक्ति के संदर्भ में ध्यान देना चाहिए कि अनुच्छेद 72 जो है उसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यहाँ क्लियर करना होगा कि भारत में 2 लोगों को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, एक तो राष्ट्रपति को और दूसरी राज्यपाल को। लेकिन यहाँ अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल में। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसका विस्तार मृत्युदंड तक है, यानी राष्ट्रपति मृत्युदंड से भी क्षमा दे सकता है और राज्यपाल मृत्युदंड से क्षमा नहीं दे सकता। ये कैटेगराइजेशन आप क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, तो आपको ये गलत नहीं होगा आपसे, क्योंकि बाकी दोनों जो है किसी भी सज़ा के स्वरूप को जो है परिवर्तित कर सकते हैं, उसकी सीमा में कमी कर सकते हैं और दंड से मुक्ति भी दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड से क्षमा दे सकता है और राज्यपाल मृत्युदंड से क्षमा नहीं दे सकता। तो ये उसकी पहली न्यायिक शक्ति है। दूसरी क्या है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। और आपने कार्यपालिका की शक्ति में भी देखा कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये उसकी सैन्य शक्ति है, ये उसकी न्यायिक शक्ति है। अब हम बात करेंगे सैन्य शक्ति के बारे में।
राष्ट्रपति की जो पांचवी शक्ति हम चल रहे हैं वो है सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति बहुत ही इजी है। आप जानते हैं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यानी सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं पर नेतृत्व किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो ये उसकी जो है सैन्य शक्ति के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। तो ये सब उसकी सैन्य शक्ति के अंतर्गत आने वाली बातें हैं। अब हम अपनी छठी शक्ति, राष्ट्रपति की जो छठी शक्ति है उसकी तरफ चलेंगे, जिन्हें हम आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, एकदम याद रखिएगा। अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपात ऐसी परिस्थिति में लगाया जाता है कि जब बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होगी तो राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। और ये भारत में 3 बार लगा हुआ है। 61 में लगा, 62 में लगा, फिर जो है 71 में लगा और फिर 75 में लगा। तो 3 बार जो है वो राष्ट्रीय आपात, एक बार पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, दूसरी बार जो है चीन से युद्ध हो रहा था, फिर एक बार चीन युद्ध के समय लगाया गया, फिर बांग्लादेश और यानी पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश बना हुआ था बाद में, तो उसमें लगाया गया। और तीसरी बार लगाया गया जब जयप्रकाश नारायण जी का जेपी आंदोलन बड़ा प्रसिद्ध हुआ, तो उस समय इमरजेंसी के समय जब तो इमरजेंसी लगाई गई, जो कि भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तो 75 में लगाया गया तीसरा। तो 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत बार लग चुका है, आप सब लोग जानते हैं। तो 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। ये कब लगाया जाता है? जब जो है, चूंकि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्यों की देखभाल करता है, तो राज्यपाल को अगर ऐसा लगे कि राज्य में शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो वो राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रपति जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद है 356। 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है, यानी देश में या उसके किसी भाग में यदि मौद्रिक तंत्र विफल हो जाए, जो मॉनेटरी सिस्टम है, मौद्रिक तंत्र है, वो विफल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आज तक भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। ये पूछा भी गया है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 बार भी नहीं लगाया गया है। अब हम राष्ट्रपति की 7वीं शक्ति यानी वीटो शक्ति की ओर चलेंगे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है और इसे पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक पहुँचता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। उस पर वो स्वीकृति दे सकता है, उसको वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या अपने पास रोक लेगा कि हम देर सवेर इस पे विचार करके करेंगे। तो उसके लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई कि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास कितने समय के लिए रोक सकता है। यही जेबी वीटो है, यानी पॉकेट वीटो। तो 3 बातें, या तो वो साइन कर देगा, या तो वो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास लौटा देगा, या तो वो अपने पास रख लेगा। तो अपने पास रखना ही पॉकेट वीटो है, और वो कितने भी समय तक रख सकता है। अगर लंबे समय तक ले गया तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। और आखिरी शक्ति जो है राष्ट्रपति की, जिस पे हम चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है स्वविवेक की शक्ति। यानी अपने विवेक से राष्ट्रपति कुछ कार्य कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे कोई भी नवगठित लोकसभा है और उसमें किसी को भी बहुमत नहीं प्राप्त है, तो राष्ट्रपति की इच्छा पे ये निर्भर है कि वो किसे सरकार बनाने के लिए बुलाए, किस गठबंधन को, या राष्ट्रपति को जिसमें विश्वास होगा कि इसकी सरकार बन सकती है, उनको बुला सकता है। दूसरा स्वविवेक की शक्ति है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सरकार बहुमत में नहीं है, वो अल्पमत में आ चुकी है, तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो ये कुछ उनकी स्वविवेक की शक्तियाँ हैं। तो ये हमने 8 हेडिंग्स में आपको जो है राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया है, और आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कतई गलत नहीं होने वाला है। हम इसके बाद जो है मंत्रिपरिषद की ओर जाएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन पे क्या सीमाएं हैं
कि किस तरीके से वो अपने अधीनस्थों से कार्य करवाने के लिए बाध्य हैं। मंत्रिपरिषद ही सारे कार्य करती है पीछे से, इसीलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका और राष्ट्रपति को जो है कार्यपालिका कहा जाता है, और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका कहे जाते हैं। पीछे से काम वो करते हैं और नाम राष्ट्रपति का होता है। तो इन सब पे चर्चा हम मंत्रिपरिषद में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप नोट जरूर करिएगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हम आपके साथ बने रहेंगे, आपकी तैयारी करवाते रहेंगे, लेकिन आप भी हमारे साथ बने रहिए और चैनल को आगे बढ़ाइए और इसे भारी मात्रा में शेयर करिए। जहाँ जिन ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं आप भरपूर करिए, और लाइक और कमेंट जरूर किया करिए कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए, और इसमें आपको अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके विषय में भी हमें ज़रूर बताइएगा। आप अंतिम तक बने रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।